क्या आपने कभी सोचा है कि एक बेटी की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसकी शादी अक्सर सिर्फ चमक-धमक और रस्मों में क्यों खो जाता है? क्या हम सच में यह देखते हैं कि बेटी कहाँ जा रही है? या सिर्फ यह सोचते हैं कि अब हमारी जिम्मेदारी खत्म हुई? यह कहानी है एक माँ की, भगवती देवी की, जिसने अपनी तीनों बेटियों की शादी पूरे विश्वास, प्यार और उम्मीदों के साथ की थी। लेकिन बदले में जो मिला, वो था धोखा, दर्द और बर्बादी। पहली बेटी की शादी हुई ऐसे घर में जहां दहेज से बड़ी कोई भावना नहीं थी। दूसरी की शादी ऐसे पति से हुई जो पत्नी को अपनी जिद मानता था, न कि जीवन साथी। और तीसरी की शादी ऐसे घर में हुई जहां बहू को इंसान नहीं, बस 24 घंटे की कामवाली समझा गया। 3 बेटियां, 3 अलग घर, लेकिन एक जैसी तकलीफ। क्यों? क्योंकि हमने बेटी की शादी में सिर्फ वर देखा, उसका चरित्र नहीं। हमने ससुराल की इमारत देखी, सोच नहीं देखी। ये कहानी सिर्फ भगवती देवी की नहीं है। ये हर उस माँ बाप की कहानी है जो अपनी बेटी को विदा तो कर देते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वो किस अंधेरे कुएं में जा रही है। अगर आपके घर में भी बेटी है, अगर आप सच में उसे सुखी देखना चाहते हैं, तो यह कहानी आपकी आंखें खोल सकती है। क्योंकि शादी सिर्फ 7 फेरे नहीं होते, ये जीवन भर की जिम्मेदारी होती है। और अगर शादी गलत सोच वालों के घर हो जाए, तो समझो, बर्बादी तय है। गांव का नाम था सिमरिया। धूल भरी गलियों वाला छोटा सा गांव, जहां हर सुबह सूरज की किरणें खेतों को चूमती थी और हर शाम खेतों की थकान घर लौटते हलवाहों के चेहरे पर झलकती थी। इसी गांव में रहती थी भगवती देवी, जिनके 3 बेटे और 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी सुनीता सौम्य, समझदार और सीधी सादी थी। उसकी उम्र लगभग 23 साल हो चुकी थी। पढ़ाई में तो ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन घर के कामों में उसका हाथ सधा हुआ था। भगवती देवी के पति शिवनारायण प्रसाद सीधे सच्चे किसान थे, लेकिन सामाजिक मान सम्मान के लिए बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। एक दिन पड़ोस के गांव कुंडा से एक रिश्ता आया। बड़ा लड़का है, सरकारी स्कूल में क्लर्क की नौकरी करता है। माँ बाप भी शरीफ हैं। लड़के का नाम है विकास। परिवार में सिर्फ एक छोटा भाई है और लड़की को शहर में ही रखना चाहते हैं। रिश्तेदार बोले। भगवती देवी ने चुपचाप सुनीता की ओर देखा। सुनीता सिर झुकाए खड़ी थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसे अपने मन की कहने की आदत नहीं थी। रिश्ता तय हो गया। विकास के घर वाले शुरू में बेहद सभ्य और सुसंस्कृत लगे। लड़के की मां ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की संस्कारी हो। शिवनारायण प्रसाद ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हमारे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन अपनी बेटी को खुशी से विदा करेंगे। हालांकि रिश्ते के पक्के होते ही दूसरी बार जब लड़के वाले मिलने आए, उन्होंने बातों बातों में कहना शुरू किया, हमने तो कहा था कि कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक सोने की चेन तो सब लोग देते हैं लड़के को, और एक बाइक हो जाती तो सुनीता के भी काम आती। शिवनारायण का दिल बैठ गया। भगवती देवी समझ गई थी कि ये तो शुरुआत है। शादी बड़े धूमधाम से हुई। शिवनारायण ने बेटी के नाम की 5 तोला सोने की चेन, फ्रिज, टीवी और बाइक तक दे दी। सुनीता विदा होकर ससुराल गई। पहली रात विकास ने उससे कुछ नहीं पूछा, बस फोन पर गेम खेलता रहा। अगले दिन विकास की मां ने कहा, कल से जल्दी उठना, 5 बजे तक चाय बना देना। और हाँ, कपड़े धोकर आंगन में फैलाना। बाथरूम का पानी भर जाना चाहिए। सुनीता अवाक थी। न स्वागत, न प्रेम, केवल आदेश। कुछ दिन बीते और फिर विकास ने कहा, तुम्हारे बाप ने कहा था कि और भी कुछ देंगे, लेकिन अब तक तो कुछ आया नहीं। सोचा था घर के लिए फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन आ जाएगी। सुनीता का दिल बैठ गया। सुनीता ने रोते रोते माँ को फोन किया। माँ, उन्होंने कहा है कि अगर वॉशिंग मशीन नहीं आई तो मुझे मायके भेज देंगे।
भगवती देवी रो पड़ी। शिवनारायण ने अपना खेत गिरवी रखा और 25,000 रुपए का एक और सामान भिजवा दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब विकास की मां ने सुनीता को ताना मारा, तू आई है भीख के दाने लेकर, अब और क्या लाएगी अपने बाप से। सुनीता अब हर रात चुपचाप तकिए में मुंह छिपाकर रोती थी। एक दिन विकास ने शराब पीकर सुनीता को धक्का दे दिया। उसका सिर दीवार से टकराया। सास ने उल्टा सुनीता को ही दोष दिया। बहू ने खुद सिर पटका है ताकि हम फंस जाए। शिवनारायण जब बेटी को देखने आया तो सुनीता ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसकी आंखें बोली, बचाओ बाबा। शिवनारायण एक बाप होकर टूट गया। उसे अब समझ आ गया था कि रिश्ते तय करते वक्त सिर्फ नौकरी और चेहरा नहीं देखना चाहिए, लालच और सोच देखनी चाहिए। गांव की सभा में भगवती काकी ने सुनीता की कहानी सुनाते हुए कहा, मेरी पहली बेटी को मैंने ऐसे घर में ब्याह जहाँ शादी से पहले बोले कुछ नहीं चाहिए, और बाद में बेटी की जिंदगी को बोझ बना दिया। यह रिश्ता नहीं था, सौदा था। सभा में सन्नाटा छा गया। अब मैं हर माँ को कहती हूँ, चाहे रिश्ता कितना भी अच्छा दिखे, अगर लड़के वाले देने लेने की बात घुमा फिरा कर करें तो वह घर तुम्हारी बेटी के लिए कब्र बन जाएगा। रेखा, भगवती देवी की दूसरी बेटी, स्वभाव से तेज, समझदार और थोड़ी आत्मविश्वासी थी। जब सुनीता की शादी को 3 साल हो चुके थे और उसका दुख सबके सामने आ चुका था, तब रेखा की शादी की बात शुरू हुई। इस बार भगवती देवी और शिवनारायण सतर्क थे। रिश्ता आया बक्सर से। लड़का मनोज पटना में सरकारी बैंक में कार्यरत था। परिवार में मां बाप और एक बहन। मनोज के पिता रिटायर्ड टीचर थे और मां धार्मिक स्वभाव की महिला थीं। सब कुछ सही लग रहा था। न दहेज की सीधी मांग, न कोई दबाव। मनोज की तस्वीर देखी, साफ सुथरा चेहरा, हंसी सौम्य, और पढ़ाई भी .com ऑनर्स के बाद MBA। लेकिन शादी से पहले जब मनोज रेखा से मिला तो बात करते समय उसकी एक बात पर रेखा चुप हो गई। मुझे पत्नी ऐसी चाहिए जो हर चीज मेरी मर्जी से करे, मेरे हिसाब से चले। मैं किसी की दलीलें नहीं सुनता। रेखा ने बात को टाल दिया, शायद सोचा कि यह शादी से पहले का सामान्य झुकाव होगा। लेकिन यही बात रेखा के भविष्य की नींव बन गई, बर्बादी की। शादी धूमधाम से हुई। बारात वाले शहर से आए, ढोल बाजे के साथ। मनोज ने कभी सीधे किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन इशारों में बहुत कुछ कहा। शादी के बाद पहले हफ्ते में ही उसने रेखा को कहा, तुम अपने मायके की आदतें यहां मत लाना। यहां सब कुछ मेरी सोच से चलता है। रेखा कुछ नहीं बोली। मनोज के कपड़े वही तरीके से तय किए जाएं जैसे उसे पसंद था। खाना उसकी पसंद से बने, चाहे रेखा को स्वाद न लगे। रेखा की हर बात में वह तर्क ढूंढता था और फिर उस पर ताने मारता। एक दिन रेखा ने कहा, मुझे मम्मी से बात करनी है। मनोज, हर हफ्ते माँ से क्या बात करनी है? अब तुम्हारा घर ये है। मायके वाली बातें यहां मत करो। रेखा को पहली बार लगा वह एक घर में नहीं, एक मानसिक जेल में आ गई है। मनोज जब भी कुछ कहता, रेखा अगर कुछ समझाने की कोशिश करती तो वो चिल्लाने लगता। मैंने कहा ना, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। रेखा पढ़ी लिखी थी। वह चाहती थी कि दोनों मिलकर निर्णय लें, लेकिन यहाँ निर्णय नहीं, आदेश चलते थे। मनोज की माँ भी बेटे के हर कहे को सही मानती। बेटा तो शुरू से ऐसा ही है। थोड़े गुस्से वाला है, पर दिल का साफ है। रेखा को यह बात हर झगड़े के बाद तसल्ली की तरह दी जाती, जैसे उसके दुख का कोई मूल्य ही नहीं। मनोज ने रेखा के कपड़े पहनने पर रोक लगाई। तुम ये सूट क्यों पहनती हो? यहाँ मेरी मम्मी को अच्छा नहीं लगता। फोन में पासवर्ड, रेखा की मोबाइल एक्टिविटी पर नजर, यहाँ तक कि मायके के किसी भी सदस्य से ज्यादा देर बात करने पर नाराजगी। रेखा अब टूटने लगी थी। एक बार उसने कहा, अगर तुम मुझे इस तरह कंट्रोल करते रहे तो मैं धीरे धीरे मर जाऊंगी। मनोज, मर जाओ,
लेकिन मेरी मर्जी से ही जियो। भगवती देवी जब बेटी से मिलने आईं, तो रेखा के चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। भगवती ने धीरे से पूछा, सब ठीक है न बेटी? रेखा ने नजरें झुकाईं। हाँ माँ, सब ठीक है। बस मनोज थोड़ा ज्यादा सोचते हैं। माँ समझ गई, लेकिन बेटी की इज्जत, शादी का मान और समाज का डर, सबने उसके मुंह पर ताले लगा दिए। गांव की उसी सभा में भगवती देवी ने कहा, मेरी दूसरी बेटी को मैंने एक ऐसे लड़के के साथ ब्याहा जो पढ़ा लिखा था, लेकिन सोच में अहंकारी था। पत्नी को साथी नहीं, सेवक समझता था। उन्होंने सबके सामने कहा, बेटियों की शादी में सिर्फ नौकरी मत देखो। लड़के की सोच, स्वभाव और मानसिक परिपक्वता जरूरी है, वरना शादी नहीं, बंधन बन जाता है जिसमें बेटी घुट-घुट कर मरती है। सभा में कई औरतों की आंखें भर आईं। कुछ नवविवाहिताएं भी अपने आंचल में मुंह छिपा रही थी, जैसे अपनी ही कहानी सुन रही हों। कविता भगवती देवी की सबसे छोटी बेटी थी। वह बिल्कुल शांत स्वभाव की, अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी। स्कूल के बाद की पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, क्योंकि घर की माली हालत ठीक नहीं थी। सुनीता और रेखा की कहानी ने उसे बहुत कुछ सिखाया था, इसलिए वह शादी के नाम से ही डरती थी। लेकिन माँ बाप के मन में अब भी एक ख्वाहिश थी, हमारी तीसरी बेटी की शादी ऐसे घर में हो जहाँ उसे सेवा नहीं, सम्मान मिले। एक दिन भोजपुर से रिश्ता आया। लड़का गांव के स्कूल में शिक्षक था, नाम था प्रदीप मिश्रा। लड़के की माँ पहले से विधवा थी और घर में सिर्फ एक बीमार पिता, एक अपाहिज चाची और 2 छोटी बहनें थीं। रिश्ता लाने वालों ने बताया, बहू को वहां बहुत इज्जत मिलेगी। घर में कोई मांग नहीं है, बस बहू को अपना घर समझकर सबका ध्यान रखना होगा। शिवनारायण ने सोचा, अच्छा है, वहां बहू राज करेगी। बस थोड़ा बहुत देखभाल करना तो हर बहू को करना पड़ता है। लेकिन यही थोड़ा बहुत आगे चलकर कविता के जीवन की सारी हंसी लील लेगा, किसी को पता नहीं था। शादी बहुत साधारण सी हुई। प्रदीप की मां ने खुद कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बहू आ जाए यही बहुत है। कविता ससुराल पहुंची। पहले दिन से ही उसे रसोई में उतार दिया गया। बहू, अचार में तेल कम है। बहू, चाची की मालिश कर देना। बहू, बाबूजी को दवा दे आओ। बहू, बहनों के कपड़े भी धो देना। पहले 2 दिन कविता मुस्कुराते हुए सब कर रही थी। तीसरे दिन से उसकी हंसी कम होने लगी। 5वें दिन से उसके हाथों में फफोले पड़ गए। एक दिन कविता ने अपने पति प्रदीप से कहा, थोड़ा थक जाती हूँ, कभी कभी आपकी बहनों से थोड़ी मदद मिल जाती तो। प्रदीप ने जवाब दिया, माँ को आराम देना है, बहनों को पढ़ाई करनी है। घर में बहू आई है, अब वही सब संभाले। कविता चुप हो गई। अब सुबह 5 बजे उठकर रात 11 बजे तक वही काम, न कोई बात करने वाला, न कोई सुनने वाला। सास बस एक ही बात कहती, हमने तो तुम्हें बहू बनाकर नहीं, लक्ष्मी समझकर बुलाया था, लेकिन तुम्हें तो हर बात की थकान है। जब कविता ने माँ से बात करनी चाही, सास ने फोन हाथ से छीन लिया। हमारे घर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। एक दिन भगवती देवी खुद मिलने आईं। कविता बहुत थकी, मुरझाई सी दिखी। माँ ने पूछा, खुश तो है न बेटी? कविता ने बहुत देर सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, यहाँ सब मुझे लक्ष्मी समझते हैं। भगवती देवी समझ गई थी कि ये मुस्कान नहीं, संघर्ष का घूंघट है। गांव की सभा में तीसरी बार भगवती देवी खड़ी हुईं। अब उनकी आवाज में थकावट थी, पर सच्चाई की चमक भी। मेरी सबसे छोटी बेटी की शादी ऐसे घर में हुई, जहां बहू को सिर्फ घर के काम करने वाली समझा गया। न प्यार मिला, न इज्जत, न अपना कहा गया, न सुना गया। बस सुबह से रात तक सेवा और फिर ताने। सभा में स्त्रियां रो पड़ी। सिर्फ इसलिए कि उस घर में कोई और काम करने वाला नहीं था, उन्होंने मेरी बेटी को नौकर बना दिया।
अगर बहू को केवल इसलिए लाना है कि वह घर संभाले, तो बेहतर है ऐसी शादी न हो। भगवती देवी ने अंत में कहा, मैंने 3 बेटियों की शादियां 3 अलग अलग सोच वाले घरों में की। एक लालची, एक जिद्दी और एक जो बहू को कामवाली समझते थे। तीनों की जिंदगी दुख में बदल गई। सभा में एक बुजुर्ग स्त्री बोली, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अगली पीढ़ी को समझाएं। बेटी की शादी में सिर्फ दूल्हा नहीं, उसका परिवार, उसकी सोच और उसका सम्मान भी देखा जाए। जहां रिश्ता सौदे की तरह हो, वहां बेटी का जीवन नर्क बन जाता है। जहां पति की सोच में ईगो हो, वहां शादी में कभी संवाद नहीं होता। जहां बहू को इंसान नहीं, कामवाली समझा जाए, वहां बेटी की आत्मा धीरे धीरे मर जाती है। 3 बेटियां, 3 घर, 3 तरह की सोच, लेकिन एक ही नतीजा, दुख, तड़प और घुटन। भगवती देवी के चेहरे पर अब पहले जैसी चमक नहीं थी, लेकिन उनकी आंखों में एक नई लौ थी, जागरूकता की। उन्होंने सोचा था कि बेटियों की शादी के बाद वे चैन से जी पाएंगी, लेकिन उनकी जिंदगी का चैन नहीं गया, बल्कि बेटी के हिस्से का चैन भी वो खुद जीने लगीं। हर रात बेटी की चिंता में नींद उड़ जाती और हर सुबह इस डर से जागती, आज किसकी आवाज में सिसकी छुपी होगी। एक शाम उन्होंने तीनों बेटियों को चुपके से घर बुलाया, बिना किसी औपचारिकता के, बिना किसी दिखावे के, सिर्फ माँ की ममता से। रेखा ने पहली बार खुलकर कहा, माँ, मैं अब थक गई हूँ। हर बात में हार जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास आदमी नहीं, आज्ञा देने वाला मालिक है। सुनीता ने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, मैं और क्या बोलूं? मेरे पति के लिए मैं सिर्फ पैसा लाने वाला जरिया हूँ। प्यार, सम्मान, सब दहेज के तराजू में तौला गया। कविता सबसे छोटी थी, लेकिन सबसे गहरी बात उसने कही, माँ, मैं तो बस एक मशीन बन गई हूँ। सुबह उठती हूँ, दिन भर काम करती हूँ और रात को फिर उठने की तैयारी में सो जाती हूँ। मुझे कभी किसी ने बेटी, बहू या इंसान समझा ही नहीं। भगवती देवी की आंखों से आंसू बह निकले, पर अब वो आंसू कमजोरी के नहीं, संघर्ष के संकेत थे। बहनों, अब समय आ गया है कि हम बेटियों को चुप रहना नहीं, अपना हक मांगना सिखाएं। शादी एक रिश्ता है, समझौता नहीं। बहू को नौकरानी समझना बंद करो। बेटियों को दहेज की बलि का बकरा बनाना बंद करो। और बेटों को राजा समझकर पालना बंद करो, क्योंकि वही राजा किसी की रानी को रुलाता है। सभा तालियों से गूंज उठी। प्रिय दर्शकों, ये कहानी आपको भावुक कर गई होगी। शायद आपके आसपास भी ऐसी ही बेटियां होंगी जो मुस्कराती हैं, लेकिन अंदर से टूटी हुई होती हैं। आपसे एक विनती है, अगर आप माता पिता हैं, तो बेटी के लिए ऐसा घर चुनें जहां उसका मन भी बसा रहे और उसकी आत्मा भी सुरक्षित रहे। अगर आप खुद बेटी हैं, तो याद रखिए, चुप रहना समझदारी नहीं, कभी कभी शोषण को बढ़ावा देना होता है। अगर आप बेटे हैं, तो सोचिए, क्या आप पत्नी को सम्मान दे पा रहे हैं या उसे चुपचाप सहने की आदत बना दी है? अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई, अगर आप चाहते हैं कि यह सीख औरों तक भी पहुंचे, तो आपसे निवेदन है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे शेयर करें उन लोगों तक जिनकी बेटियां अभी शादी के लायक हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनमोल कहानियां को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि ऐसी ही सच्चाई से भरी, दिल को छू जाने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। कहानी खत्म हो सकती है, लेकिन सीख चलती रहती है। बेटियां बोझ नहीं हैं, वो घर का आधार हैं। उनके साथ न्याय करना सिर्फ एक माँ की जिम्मेदारी नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नई सीख के साथ। जय हिंद, जय नारी शक्ति।